रंगारेड्डी जिला कलेक्टर हरीश ने उम्मीदवारों को नियमों का पालन करने की सलाह दी। उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव नियमों का पालन नहीं करने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। रंगारेड्डी जिला कलेक्टर हरीश ने कहा कि यदि चुनाव कोड 50,000 रुपए से अधिक है तो उचित सबूत होना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है। उम्मीदवारों की घोषणा के लिए एमसीसी समिति की अनुमति ली जानी चाहिए। चेकिंग के लिए फ्लाइंग दस्ते की व्यवस्था की जाएगी। पत्रक छापने वालों को धारा 126 का पालन करना होगा। यह सलाह दी जाती है कि रूट मैप प्लानिंग रिटर्निंग ऑफिसर को पहले ही दे दे। राजनीतिक दलों को पहचान पत्र दिखाना होगा। सरकारी अधिकारियों ने किसी भी पार्टी का पक्ष लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। माइक की अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक होनी चाहिए। सरकारी कार्यालयों पर दीवार लेखन न किया जाए। निजी स्थानों पर अनुमति लेकर दीवार लेखन किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जाति धर्म को भड़काने वाली टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि बीआरएस एक पुरानी दवा की तरह है। कांग्रेस तेलंगाना में जनता की सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने बीआरएस नेताओं पर उस धन को और संसाधनों को लूटने का आरोप लगाया जिन्हें लोगों को वितरित किया जाना है। उन्होंने कहा कि विधायकों के बाहर चले जाने के डर से केसीआर ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा पहले ही कर दी। उनका कहना है कि उनकी पार्टी में सब कुछ चल रहा है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 5 या 6 नेता हैं और वे सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सांसद लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी नेता अगर तथ्य बोल रहे हैं तो केटीआर के मुंह से बिना संस्कार की बातें निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि वह सीएम नहीं बनने की हताशा में स्तर से आगे जाकर बातें कर रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस विरोधी हवाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस केंद्र सरकार के साथ सहयोग किए बिना तेलंगाना के विकास में बाधा डाल रही है। तेलंगाना में चुनाव आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर पुलिस अलर्ट हो गई है। हर जगह वाहनों की जांच कर रहे हैं और बिना किसी सबूत के सोना और पैसा जब्त कर रहे हैं। पुलिस ने हैदराबाद में भी व्यापक जांच की है। इस क्रम में बड़ी संख्या में पैसे और सोना जब्त किया जा रहा है। हवाला लेन देन पर विशेष ध्यान दिया गया है। नकदी के बंडल जब्त किए जा रहे हैं। पुलिस ने संगारेड्डी जिले के पटांचेरू पुलिस स्टेशन के तहत 65वें राष्ट्रीय राजमार्ग टोल गेट पर आम चुनाव संहिता के संदर्भ में वाहनों की जांच की। पुलिस ने लोगों को सुझाव दिया है कि प्रत्येक वाहन की गहनता से जांच करने के बाद बिना साक्ष्य के 50,000 से अधिक की रकम परिवहन करने पर उसे चुनाव नियमों के तहत जब्त कर लिया जाएगा। विमलक्का ने सभी लोगों से 13 से 22 अक्टूबर तक तेलंगाना में आयोजित होने वाले बहुजन बतुकम्मा का समर्थन करने का आह्वान किया। उच्च न्यायालय के वकील रफीक, प्रोफेसर कोंडा नागेश्वर राव और छात्रों की उपस्थिति में ओयू आर्ट्स कॉलेज में बहुजन बतुकम्मा पोस्टर जारी किया गया। विमलक्का ने कहा कि यह 41वां वर्ष है जब बहुजन बतुकम्मा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बतुकम्मा तेलंगाना के युवाओं और समाज को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यह शराब और गांजा के खिलाफ होगा। सभी लोगों को 10 दिनों तक चलने वाले बहुजन बतुकम्मा में भाग लेने और समर्थन करने के लिए कहा गया है। उन्होंने मांग की कि हर राजनीतिक दल को अपने राजनीतिक घोषणा पत्र में शराब पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि आगामी चुनावों में शराब का प्रचलन न बढ़े। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मंत्री केटीआर की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उन्हें अमेरिका में अपने बेटे की याद आती है। क्या केटीआर का दिल भारी हो गया है क्योंकि वह उस बच्चे को याद कर रहा है जो बहुत दूर है? क्या अपने बेटे से कुछ ही दिनों के बाद उसकी जिंदगी हिल रही है? क्या आपको उन लाखों बेरोजगार माता पिता का दर्द महसूस नहीं होता जिन्होंने नौकरी की तलाश में सालों तक घर का मुंह तक नहीं देखा? क्या आपको माताओं और पिताओं की पीड़ा महसूस नहीं होती जब वे जानते हैं कि बच्चे रो रहे हैं क्योंकि वे सरकारी छात्रावासों में आपके द्वारा दिया गया खाना नहीं खा सकते? बेटे की वापसी के बाद क्या आप उस शहीद के परिवार की पीड़ा को महसूस करना चाहेंगे जो 10 साल से इस मदद के बिना फूट फूट कर रो रहा है? रेवंत ने केटीआर पर टिप्पणी करते हुए कहा, आप उन 30 इंटर छात्रों का ध्यान नहीं चुराना चाहते जिनसे आपकी ग्लोबेरीना कंपनी ने जबरन वसूली की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव करीमनगर के सांसद बंडी संजय ने मंत्री केटीआर पर निशाना साधा। संजय ने पूछा कि केसीआर की पत्नी शोभम्मा तिरुमला गई और अपने पति के लिए मन्नतें पूरी की और केटीआर तिरुमला क्यों नहीं गए?
क्या केटीआर नास्तिक है? करीमनगर के बीजेपी सांसद संजय ने जताया संदेह, क्या केटीआर अपने पिता के लिए मन्नतें पूरी करते हैं तो उनका ग्लैमर खराब हो जाएगा। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, केटीआर आपको केसीआर पर दर्द क्यों नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि केसीआर रजाकार फिल्म से डरते हैं। उन्होंने पूछा कि फिल्म की रिलीज से पहले वे क्यों डरे हुए हैं। संजय ने निजाम की कब्र पर घुटने टेकने को लेकर केसीआर की आलोचना की है। पूर्व विधायक कुर्रा सत्यनारायण ने कहा कि सीएम केसीआर आदिवासियों के प्रति पक्षपाती हैं। उन्होंने सुअरों पर निर्भर 50,000 परिवारों के विकास के लिए सीएम केसीआर एरुकला सशक्तिकरण योजना की शुरुआत के लिए आभार व्यक्त किया। पूर्व विधायक ने कहा कि बीआरएस सरकार एकमात्र सरकार है जिसने एरुकला सशक्तिकरण योजना के माध्यम से 60 करोड़ रुपए का फंड पेश किया। उन्होंने कहा कि केसीआर ने उन्हें तेलंगाना राज्य के गठन के बाद ही मान्यता दी। उन्होंने याद दिलाया कि निजामपेट में 1 एकड़ जमीन के साथ निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि एरुकला नाचारम्मा मेले को मनाने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का बजट देकर अपना स्वाभिमान बढ़ाया है। मंत्रियों ने उनके विकास में सहयोग के लिए बीआरएस सरकार को धन्यवाद दिया। उदय कृष्ण गाय घी के दक्षिण भारत प्रमुख रामचंद्र राव ने कहा कि गाय का घी सृष्टि में मां के बाद गाय के घी का सबसे बड़ा उदाहरण है और सभी पोषक तत्वों का स्रोत भी गाय का घी ही है। नवनिर्मित उदय कृष्ण घी का उद्घाटन सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में संस्था के प्रतिनिधियों शर्मिला, दिवाकर और विष्णु के साथ किया गया। इन दिनों के प्रयासों से 1990 में शुरू हुई उदय कृष्ण संस्था आज तेलंगाना राज्य में शुरू हो रही है। उदय कृष्ण घी की शुरुआत शुद्ध और उत्तम घी उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ की गई। यदि इस घी को किसी भी व्यंजन में डाल दिया जाए तो उसका स्वाद सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। उन्होंने कहा कि उदय कृष्णा घी दक्षिण भारत में लोकप्रिय हो गया है। अखिल भारतीय यादव महासभा ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष महेंद्र यादव ने अनुरोध किया है कि दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाले सदर उत्सव को तेलंगाना राज्य उत्सव के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। महेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने इस आशय का पत्र तेलंगाना के सीएम केसीआर को लिखा है। मंत्री केटीआर, जिन्होंने पिछले साल मेन्नागुड़ा में आयोजित यादव आत्मीय सम्मेलन सभा में भाग लिया था, ने उस घोषणा को याद किया कि सदर उत्सव को अखिल भारतीय यादव महासभा ग्रेटर हैदराबाद के अध्यक्ष महेंद्र यादव द्वारा एक राज्य उत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सैदाबाद स्थित यादव संगम कार्यालय में एक मीडिया सम्मेलन में यह बात कही। महेंद्र यादव ने सरकार से इस साल नवम्बर में आयोजित होने वाले समारोह के लिए तुरंत जवाब देने और जीओ जारी करने का अनुरोध किया। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन दिल्ली से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। बॉक्सिंग में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीतने वाली निखत जरीन पहली बार हैदराबाद आई। निखत जरीन का उनके परिवार के सदस्यों के साथ तेलंगाना स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। निखत जरीन को भरोसा है कि वह भविष्य में और पदक जीतेंगे। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार अब तक बहुत सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बॉक्सिंग चैंपियन में देश का नाम रोशन करेंगी। आके और जिस तरीके से मेरा वेलकम किया गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इंडिया को रिप्रेजेंट करके एशियन गेम्स में मेडल जीतकर और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करी मैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। इंशाल्लाह ऐसी मेहनत करके आगे भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। और गवर्नमेंट का और तेलंगाना गवर्नमेंट का बहुत साथ रहा है मेरे उसमें, और बैंक ऑफ इंडिया भी मेरे करियर में बहुत साथ दिया, तो उन सभी का सपोर्ट मेरे साथ है। तो ऐसे ही मेहनत करके इंशाल्लाह आगे भी मैं गोल्ड जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। राजस्थान चुनाव कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। पार्टियों ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आएगी। इसके चलते केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख बदलकर 25 कर दी है। राजस्थान चुनाव कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख बदल दी है। तय कार्यक्रम के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन उस दिन देवउठनी एकादशी होने के कारण बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उस दिन बड़े पैमाने पर शादियां, सगाई और अन्य मांगलिक कार्यक्रम होते हैं और अगर उस दिन मतदान होगा तो मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट आएगी।
इसलिए मतदान के लिए दूसरी तारीख घोषित करने की अनुरोध किया गया है। इस आशय का पत्र चुनाव आयोग को लिखा गया। पार्टियों की अपील पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख 23 नवंबर की बजाय 25 नवंबर कर दी है। 23 नवंबर को राजस्थान में 50,000 से ज्यादा शादियां और अन्य मांगलिक कार्यक्रम है। इस समय जो लोग मांगलिक कार्यों में शामिल होते हैं और व्यापार की तलाश में रहते हैं, वे वोट देने में रुचि रखते हैं। स्किल डेवलपमेंट मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू की याचिका पर सीआईडी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई इस महीने की 17 तारीख तक के लिए टाल दी गई। स्किल डेवलपमेंट में धन के दुरुपयोग के आरोप के साथ सीआईडी द्वारा दर्ज मामले में एसीबी अदालत द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बुधवार को उन्होंने जमानत देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मुख्य मामले की सुनवाई का फैसला होने तक अंतरिम जमानत मांगी। चंद्रबाबू ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें राजनीतिक बदले की भावना से इस मामले में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज होने के 22 महीने बाद अचानक उनका नाम एफआईआर में शामिल कर लिया गया और उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सीआईडी पहले से ही उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर 2 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। यह याद दिलाया गया कि एसीबी अदालत ने सीआईडी द्वारा 5 दिनों की और हिरासत की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उनका आरोप है कि एसीबी कोर्ट ने उनकी दलील पर विचार किए बगैर जमानत याचिका खारिज कर दी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जमानत देने का चुनाव संहिता लागू होने के मद्देनजर पुलिस पूरे तेलंगाना राज्य में वाहनों की व्यापक तलाशी ले रही है। हर कदम पर आम लोग और नेताओं को छोड़कर वाहनों की जांच की जा रही है। इसके तहत मुलुगु विधायक सीतक्का की कार की पुलिस ने जांच की। वरंगल पुलिस ने मुलुगु विधायक सीतक्का की कार की जांच की क्योंकि तेलंगाना राज्य में चुनाव संहिता लागू है। वरंगल से नरसमपेट होते हुए कुत्तागुड़म जाते समय नरसमपेट चेक पोस्ट पर उनकी कार की जांच की गई। 6 गारंटी पत्र और पोस्टर के अलावा कोई नकदी या सामान नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें भेज दिया। वहां से वह कुत्तागुड़म में श्री रामलिंगेश्वर मंदिर गई और विशेष पूजा की। मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में पुलिस ने नकली पुलिस का वेश धारण करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कई जगहों से अवैध वसूली करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जल्द से जल्द अधिक धन पाने के लिए लोग अलग अलग रास्ते चुन रहे हैं। वे बिना मेहनत किए पैसा कमाने की आशा में अपराध करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। यह इस पृष्ठभूमि में है कि एक व्यक्ति ने मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक पुलिसकर्मी का रूप धारण किया। मधुसूदन रेड्डी खुद को प्रबंधन के सामने टास्क फोर्स पुलिस के रूप में पेश करता था और स्पा सेंटर के प्रबंधन को धमकी देता था और पैसे की मांग करता था। एसओटी मलकाजगिरी और मेडिपल्ली पुलिस ने मेडिपल्ली में एक संयुक्त अभियान में एक नकली पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हेयर पिस्टल, 5,000 नकद और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक पार्टी गंभीर है और साथ ही सभी पार्टियां चुनावी रणनीति तय करने में लगी हैं। वहीं कांग्रेस किसी भी कीमत पर राज्य की सत्ता हासिल करना चाहती है। कर्नाटक के बाद वैसे भी कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया है और उसको लगता है कि वह तेलंगाना का किला भी फतेह कर सकती है। बस जरूरत है तो सही रणनीति के साथ जनता तक जाने की और उन्हें बीआरएस की गलतियां बताने की, अलावा नई योजनाओं व गारंटियों का प्रलोभन देने की। तो आइए यहां कांग्रेस की चुनावी रणनीतियों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि तेलंगाना कांग्रेस जिन 6 गारंटी योजनाओं को अपना हथियार बता रही है उन पर आखिर क्या और कैसी बहस चल रही है। तेलंगाना की जनता अगर 6 गारंटियों पर विश्वास करती है तो क्या कांग्रेस का सत्ता में आना तय है? इन 6 गारंटियों को जनता तक पहुंचाने की आखिर क्या रणनीति है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या तेलंगाना के लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित इन 6 गारंटी योजनाओं पर विश्वास करते हैं या करेंगे? क्या कांग्रेस के लिए तेलंगाना में 6 गारंटी योजनाओं को लागू करना संभव होगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है।
तो जैसा कि हम जानते ही है कि तुक्कूगुड़ा सभा में ही कांग्रेस की ओर से सोनिया व राहुल गांधी ने इन 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की। इस सभा के बाद से ही जैसे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी को एक नया जोश मिला है। बस तभी से इन 6 गारंटी योजनाओं पर जमकर चर्चा चल रही है। कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि आगामी चुनाव में सत्ता उनकी होगी। हालांकि इस बात पर बहस चल रही है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित ये 6 गारंटी योजनाएं किस हद तक काम करेंगी। इस पर बीजेपी और बीआरएस भी आलोचना कर रहे हैं कि लोग इस बात पर यकीन करने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस ने जो असंभव वादे किए हैं वो उन्हें लागू भी कर पाएंगे। लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट में ये सारी 6 गारंटी योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। कांग्रेस ने जिन 6 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है उनमें पहली योजना महालक्ष्मी के माध्यम से महिलाओं को हर महीने रुपए 2500 पेंशन दी जाएगी। 500 रुपये का होगा रसोई गैस सिलेंडर। आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शुरू की जाएगी। रायतु भरोसे के माध्यम से हर साल किसानों के बैंक खाते में 15,000 डाले जाएंगे। खेतीहर मजदूरों को 12,000 दिए जाएंगे। चावल की फसल के 500 रुपये के बोनस की घोषणा की गई है। गृह ज्योति योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। बेघर लोगों को जमीन व मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी तेलंगाना आंदोलनकारियों को 250 गज घर बनाने के लिए जमीन देना चाहती है। युवा विकास योजना के माध्यम से छात्रों को 5 लाख रुपए, शिक्षा आश्वासन कार्ड, हर मंडल में तेलंगाना इंटरनेशनल स्कूलों की स्थापना, बुजुर्गों, विकलांगों, एकल महिलाओं के लिए 4,000 रुपये का मासिक पेंशन, 10 लाख राज्य आरोग्य बीमा को कांग्रेस पार्टी अपनी 6 गारंटी योजना नहीं बल्कि चुनाव जीतने के हथियार होने का दावा कर रही है। An announcement which will empower my dear sisters of Telangana. Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinders at rupees 500. Free travel for women in TSRTC buses across the state. Fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana. We are announcing 6 guarantees, Mahalakshmi being the first one, and we are committed to fulfilling them. To fulfill each one of them. लेकिन बीआरएस का आरोप है कि इन योजनाओं को लागू करना इतना आसान नहीं है और कांग्रेस सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जनता का लालच दे रही है, हथेली पर चांद दिखा रही है और जब चुनाव जीत जाएगी तो सारे वादे भुला दिए जाएंगे। वही जवाब में कांग्रेस कह रही है कि वह इसी योजना कई राज्यों में लागू कर रही है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश में पहले से ही ये सारी योजनाएं लागू की जा रही है। कि रैत भरोसा हर रैत को 15,000 रुपए पर एकड़, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। कांग्रेस द्वारा घोषित 6 गारंटी योजना में से 200 यूनिट मुफ्त बिजली व 500 में रसोई गैस कर्नाटक और राजस्थान में कार्यान्वयन किया जा रहा है। महिलाओं के लिए निःशुल्क बस सुविधा, महालक्ष्मी के माध्यम से 2,500 रुपये और चावल के किसानों को प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस कांग्रेस सरकारों द्वारा कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वे सत्ता में आने की 3 महीने के भीतर सभी गारंटी योजनाओं लागू कर रहे हैं और तेलंगाना में भी बिल्कुल इसी तरह लागू करेंगे। यहाँ पहले से रायतु बंधु चल रहा है और इसे 5,000 और बढ़ाना होगा। तेलंगाना में पेंशन रुपये 3,000 दिए जा रहे हैं, इसके लिए 1,000 रुपये और देने होंगे। हालांकि तेलंगाना नेताओं का कहना है कि ये स्वैच्छिक वादे नहीं है और वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा इनका अध्ययन करने के बाद ही इसकी घोषणा की गई है। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। कांग्रेस पार्टी
सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। हालांकि मौजूदा योजनाओं के अलावा कांग्रेस द्वारा लाई गई नई योजनाओं का बजटीय प्रभाव बड़ा नहीं होगा। तथ्य यह है कि कालेश्वरम और पालमूरू जैसी परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है। यही कारण है कि अगर राज्य में कांग्रेस सरकार बनती है तो उनके सामने कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं होंगी पूरी करने के लिए। उम्मीद है कि राज्य में राजस्व बढ़ने से नई योजनाओं के लिए दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन कांग्रेस इन 6 गारंटी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए रणनीतिक रूप से घर घर जाकर अभियान चला रही है। कांग्रेस लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि वे पहले से ही इन्हें राज्यों में लागू कर रहे हैं, भले ही वे सत्ता में हो। लेकिन देखना यह है कि जिन 6 गारंटी योजनाओं को कांग्रेस अपना हथियार मानती है वे कितनी सफल होंगी। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। वही राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस इन 6 गारंटी योजनाओं के साथ ही और भी अन्य योजनाओं की घोषणा करने के बारे में सोच रही है, ताकि चुनाव जीतने में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वो कुछ दिनों बाद राहुल गांधी भी राज्य का दौरा करने वाले हैं, तो हो सकता है कि वे नई योजनाएं की घोषणा करें। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि इन सारी गारंटी